हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के बारे में। व्हाट इज़ अ फ्लावर? कोई भी पौधा जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा होता है, उसमें अचानक से हमें फूल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहले पत्तियां निकल रही होती हैं और एक मौसम आता है जिस मौसम के अंदर उसमें जो वही एपेक्स, शूट एपेक्स, जो कि अभी तक पत्तियां बना रहा होता है, वही शूट एपेक्स अब फूल बनाने शुरू हो जाता है। यानी कि उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके कारण पत्तियां बनने की बजाय वहाँ पर पुष्पों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो एपेक्स सेम है। सो वी कैन से दैट flower is a group of reproductive organs of the flowering plants which develops fruits and seeds and thus helps in forming new offsprings of the plant. अगर हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लावर एक हाईली कंडेंस्ड और मॉडिफाइड शूट है। एक टिपिकल फ्लावर के अंदर 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, फ्लोरल लीव्स, जो कि 4 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। एक फूले हुए भाग जिसको कि थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं, उस पर ये चारों चक्र व्यवस्थित होते हैं। जिस तरीके से एक स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं और नोड से पत्तियां निकलती हैं, इसी तरीके से फ्लोरल लीव्स भी 4 वर्ल्स में निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरनोड्स जो होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, वो इतनी रिड्यूस हो जाती हैं कि चारों वर्ल्स एक दूसरे के नज़दीक दिखाई देती हैं। So we can say that flower is a modified shoot. अब फ्लावर को स्टडी करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो पेडिसिलेट है या ई पेडिसिलेट या सेसाइल फ्लावर है, वृंत युक्त है या अवृंत है। लेकिन कोई भी फ्लावर को हम देखते हैं तो सबसे पहले उसकी सिमेट्री देखी जाती है। सिमेट्री रेगुलर है या मोनोसिमेट्री है। अगर वो रेगुलर सिमेट्री है तो फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ए, जब किसी पुष्प को उसके मध्य से होकर किसी भी प्लेन में काटा जाए तो हम जितने भी प्लेन्स में काटें, बट दैट लाइन शुड क्रॉस द सेंटर ऑफ द फ्लावर, तो वो 2 बराबर हिस्सों में बंट जाए, उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। जैसा कि बहुत सारे पौधों में होता है। हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, चाइना रोज़ के अंदर हम देख सकते हैं, हम विनका रोज़ा के अंदर देख सकते हैं, सदाबहार में देख सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। लेकिन पाइसम सटाइवम के अंदर या मटर के अंदर हमें जो सिमेट्री मिलती है वो ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री मिलती है। ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें एक विशेष तल में ही अगर मध्य से होकर के पौधे को फ्लावर को काटा जाए तो ही वो 2 बराबर भागों में बटेगा, अन्यथा 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा, क्योंकि उसके कैलिक्स का, उसके कोरोला का अरेंजमेंट इस तरीके का होता है कि वो 2 बराबर भागों में नहीं बट पाता। सो दिस सॉर्ट ऑफ सिमेट्री इज़ नोन एज द ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। तीसरी तरह के फ्लावर्स जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल फ्लावर्स होते हैं, जिनको कि हम किसी भी तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो कभी भी हमें 2 इक्वल प्लेन्स के अंदर वो नहीं दिखाई देंगे। नाउ जो फ्लोरल लीव्स है, फ्लोरल लीव्स माने कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, ये चारों वर्ल्स जो हैं ये थैलेमस के ऊपर किस तरीके से लगी हुई हैं
उसके आधार पर इनका जो रिलेटिव पोजीशन है उस कंडीशन को के अंदर 3 तरह की कंडीशंस मिलती हैं। पहली है हाइपोगाइनस कंडीशन, दूसरी पेरीगाइनस और तीसरी एपिगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कंडीशन में हम देखते हैं कि एक फूला हुआ थैलेमस है। थैलेमस के ऊपर सबसे पहले कौन सी वर्ल निकली है? सेपल्स की, उसके बाद में पेटल्स की, उसके बाद स्टेमन्स की वर्ल निकली है और सबसे टॉप पे इसमें ओवरी निकली हुई है। सो इन दिस केस द ओवरी इज सुपीरियर पोजिशन्ड। सो दिस कंडीशन इज नोन एज hypogynous condition, as you can see in the plant China rose. Then there is perigynous. Perigynous condition हमें रोज़ में दिखाई देते हैं। हम देखते हैं रोज़ के फ्लावर में नीचे की तरफ एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। This swollen structure is basically the thalamus in which the bottom part or the basal part of ovary is there. That is why जब वो मैच्योर होता है तो वो फूल जाता है। यंग फ्लावर में वो बहुत छोटा सा दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लावर परिपक्व होगा वो नीचे का हिस्सा मोटा दिखाई देना शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ अ थैलेमस जिसकी जो साइड के हिस्से हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। दे कवर द बॉटम पार्ट ऑफ द और द दिस थिंग ओवरी पार्ट ऑफ द गाइनीशियम। और ये जो ऊपर निकल आता है उस ऊपर वाले हिस्से से, अब इस थैलेमस के ऊपर वाले हिस्से से जो कि परिधि पे होता है, ये हिस्से से सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स निकलते हैं। सो दिस इज़ हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। ओवरी का कुछ भाग तो बाहर निकला होता है और कुछ भाग अंदर धंसा हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड एज पेरीगाइनस कंडीशन। एंड देन देर इज एपिगाइनस कंडीशन एज वी फाउंड इन स्ट्रॉबेरी, जिसके अंदर थैलेमस का जो ऊपर वाले हिस्से हैं जो कि एक दूसरे से पृथक थे, अब वो ऊपर वाले हिस्से भी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और ओवरी कंप्लीटली थैलेमस से कवर्ड होती है और थैलेमस के जो सबसे ऊपर वाले हिस्सा है उससे सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स निकलते हैं। सो दिस इज़ द एपिगाइनस कंडीशन ऑफ फ्लावर। नाउ जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं, सेपल्स और पेटल्स होते हैं, वो कुछ क्रमों में विन्यासित होते हैं जिसको कि हम एस्टावेशन कहते हैं। ये कई तरह का होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम 9.11, जो ए है वो है वाल्वेट एस्टावेशन। हम देख सकते हैं इसके अंदर 5 सेपल्स या पेटल्स हैं जो भी हैं, लेकिन इनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे के सामने हैं। ये इसका सरफेस व्यू है नीचे वाला। हर सेपल या पेटल के 2 सिरे हैं और एक बीच वाला पार्ट है। तो 2 पेटल्स के सिरे जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये कहलाता है वाल्वेट एस्टावेशन। दूसरी तरह का एस्टावेशन एज वी सी इन हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इट इज़ ट्विस्टेड एस्टावेशन, जिसमें जो सिरे हैं उनमें से एक सिरा तो दूसरे पास वाले पेटल के एक सिरे से ढका हुआ होता है और एक बाहर की तरफ निकला होता है। सो वन एंड इज़ हिडन एंड वन एंड इज़ एक्सपोज्ड। सो दिस इज़ द ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टावेशन। देन देयर कम्स द इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टावेशन, जिसमें अगर 5 पेटल्स हैं या ज़्यादा भी पेटल्स हैं तो भी एक पेटल के दोनों सिरे बाहर हैं, एक पेटल के दोनों सिरे अंदर की तरफ हैं, ढके हुए हैं,
और बाकी जितने भी पेटल्स हैं उनका एक सिरा बाहर की तरफ है और एक सिरा ढका हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन. देन देयर इज क्विंक्विंशियल एस्टाइवेशन, जिसके अंदर दो पेटल्स के दोनों सिरे बाहर की तरफ, दो पेटल्स के दोनों सिरे अंदर की तरफ, और उसके अलावा जितने भी पेटल्स हैं उनका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर. दिस इज कॉल्ड एज द क्विंक्विंशियल टाइप ऑफ एस्टाइवेशन. देन देयर इज द वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टाइवेशन. वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टाइवेशन के अंदर जो पेटल्स होते हैं उनकी शेप्स अलग अलग होती हैं. जैसे कि हमने देखा ई डायग्राम के अंदर जो सबसे बाहर की तरफ वाला पेटल है, ये पेटल स्टैंडर्ड पेटल है जो कि सबसे बड़ा है, जिसको कि वेक्सिलम कहते हैं. इसके अलावा जो बीच वाले पेटल्स हैं दोनों तरफ लेटरल साइड में, इनको हम विंग्स कहते हैं. और जो अंदर वाले जो पेटल्स हैं जिनके एक एक सिरे ढके हुए हैं और एक एक सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको हम कैरिना या कील कहते हैं. तो इस तरीके के एस्टाइवेशन को हम वेक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टाइवेशन कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होती है पेपिलियोनेसी फैमिली की. क्विंक्विंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेननकुलस. इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केसिया. केसिया का फ्लावर आपने देखा होगा. सिजलपिनिया केसिया उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. ट्विस्टेड मैंने आपको बता ही दिया, चाइना रोज है. So these are the estivations. Now let us move on to the androecium. As you know, androecium is composed of stamens. Stamens, अगर हम किसी स्टैमन को देखें तो उसमें 3 भाग होते हैं. एक तो फिलामेंट होता है जो कि तंतु सदृश संरचना होती है, और एक एंथर होता है, एंथरलोब, और एंथरलोब और फिलामेंट को आपस में जुड़े हुए कनेक्टिव होती है. एंथरलोब 2 तरह के होते हैं, मोनोथीकस या डायथीकस. जब एंथर के अंदर सिर्फ 2 लोब्स होते हैं तो उसको हम डायथीकस कहते हैं. लेकिन एंथर में जब एक लोब होता है उसको हम मोनोथीकस कहते हैं. जब एंथर का फेस सेंटर ऑफ द फ्लावर की तरफ होता है तो उसको हम इंट्रोज कहते हैं. जब एंथर का फेस बाहर की तरफ होता है तो हम उसको एक्सट्रोज कहते हैं. जैसे रेननकुलस के अंदर इंट्रोज इज फाउंड इन टोमेटो. अब एंथरलोब और फिलामेंट कनेक्टिव द्वारा किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट इज द एडिनेट. जो फिलामेंट होता है वो पूरा जो कनेक्टिव होता है वो पूरा का पूरा एंथर की जो बैक है या एंथरलोब है उससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि चंपा में होता है. उसके बाद आता है बेसिफिक्स्ड. व्हेन कनेक्टिव इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द एंथरलोब, जैसे कि धतूरा के अंदर होता है. उसके बाद आता है डॉर्सिफिक्स्ड, जबकि डोर्सल सरफेस पर कनेक्टिव लगा हुआ होता है. और फिर आता है वर्सेटाइल, जैसा कि मोनोकॉट्स के अंदर ग्रासेस में, वीट में होता है, जो कि एंथरलोब में जो एंथर है
उसके बैक साइड में कहीं पर भी वो कनेक्टिव इस तरीके से लगा होता है कि वो हैंगिंग पोजीशन में रहता है, जैसे कि वीट के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड एज द वर्सेटाइल टाइप। नाउ जितने भी एंथर्स, जितने भी स्टेमन्स होते हैं, वो स्टेमन्स कई बार तो फ्री होते हैं, पॉलीस्टेमनस कंडीशन कहलाती है। लेकिन जब वो जुड़े हुए होते हैं तो वो एडेल्फस कंडीशन बनाते हैं। जब वो जितने भी फिलामेंट्स हैं वो आपस में मिलकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द मोनोएडेल्फस कंडीशन। लेकिन जब वो इस तरीके से जुड़ते हैं कि दो समूह बना लेते हैं, जैसा कि पाइसम सटाइवम के अंदर, मटर के अंदर हमें देखने को मिलता है, 9 stamens they are united and they form a one bunch of stamens and one stamen remains away from it. So there are two groups of stamens as in Pisum sativum. This is called as diadelphous condition. इसी तरीके से जब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं तो वो पॉलीएडेल्फस कंडीशन कहलाती है। उसके बाद में जब स्टेमन्स और फिलामेंट्स पूरे के पूरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसको हम सिनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। लेकिन जब एंथरलोब्स आपस में जुड़े हुए हैं और फिलामेंट्स फ्री होते हैं, उसको हम सिंजिनीशियस कंडीशन कहते हैं। सिंजिनीशियस कंडीशन is found in sunflower. Synandrous condition is found in cucurbits. डायडेल्फस कंडीशन बताया आपको बीन्स के अंदर पाया जाता है। पॉलीएडेल्फस कंडीशन कैस्टर के अंदर, लेमन के अंदर पॉलीएडेल्फस कंडीशन होती है। और मोनोएडेल्फस कंडीशन जो होती है वो चाइना रोज़ में मालवेसी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक है, वो मोनोएडेल्फस कंडीशन होती है। नाउ अब स्टेमन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, उनकी लंबाई के आधार पर दो तरह की कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। पहला है डाइडायनेमस कंडीशन और दूसरा टेट्राडायनेमस कंडीशन। डाइडायनेमस कंडीशन जब 4 स्टेमन्स हों, you can see in the diagram 1 there are 4 stamens, 2 are smaller and 2 are bigger. The stamens present in the inner wall are the smaller stamens than the outer stamens. So this is known as didynamous. Whereas the tetradynamous condition, which is the characteristic feature of Bersicaceae family, the stamens, 4 bigger stamens are found in the inner wall and the 2 outer stamens are smaller. So this condition is known as the tetradynamous condition. Now the gynoecium, ओवरी, उसकी छोटी सी स्टाइल और स्टिग्मा, ये कहलाता है एक पिस्टल। ओवरी में भी एक कार्पल होता है, एक कार्पल, उसके ऊपर स्टाइल वाला पार्ट और स्टिग्मा इज नोन एज वन पिस्टल एंड मैनी पिस्टल दे गेट यूनाइटेड टू फॉर्म द कंप्लीट गाइनीशियम। 3 भाग हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम अगर ओवरी का सेक्शन देखें, देर आर 2 टर्म्स, वन इज द कार्पल एंड अनदर टर्म इज द लॉक्यूल। लॉक्यूल मीन्स द चैम्बर। कितने चैम्बर्स हैं? You can see the diagram 9.17 and in this A is the unilocular. We can see one chamber in it. सिर्फ एक ही कक्ष बना हुआ है. This is the unilocular condition. When there are 2 chambers, this is B, it is bilocular. When there are 3, it is trilocular. When there are 4, it is tetralocular. And when there are 5, it is pentalocular ovary. Now, इसी तरीके से
इन डायग्राम ए डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि 3 चीज़ें हैं जो कि आपस में मिली हैं। 3 स्ट्रक्चर्स जो कि आपस में मिले। दीज आर 3 कार्पल्स जो कि जिनके एंड्स जो थे वो आपस में इस तरीके से मिल गए कि उन्होंने एक ही चैम्बर बनाया। इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग 3 कार्पल्स, 3 chambers, only 1 chamber is formed. So this ovary is called as the unilocular tricarpillary ovary. This is bicarpillary, bilocular. This is tricarpillary, trilocular. This is tetracarpillary, tetralocular, and this is pentacarpillary, pentalocular. तो जितनी मेगा स्पोरोफिल्स आपस में जुड़ी होती हैं वो तो हो गए कार्पल्स, और जितने चैम्बर्स अंदर बने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेंटेशन वो हो जाते हैं लॉक्यूल्स। नाउ व्हाट इज प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स इनर सरफेस पे लगे हुए होते हैं। दे कैन बी फाउंड ऑन द ओवरी वॉल। वो बीच में एक कुशन टाइप स्ट्रक्चर होता है, प्लेसेंटा होता है, जिसके ऊपर लगे हुए पाए जा सकते हैं। तो प्लेसेंटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन द मार्जिन्स एज यू कैन सी द डायग्राम ए। 9.18 का बी डायग्राम में पेराइटल, दे आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द ओवरी। एक्साइल प्लेसेंटेशन, वो बीच में प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो वो एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गया। देन फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, जिसके अंदर वॉल्स नहीं है, सेप्टम नहीं है, सेप्टम तो डिसअपियर हो गए, सिर्फ सेंट्रल एक्सिस है जिसके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। देन देयर इज द बेसल प्लेसेंटेशन, जो ओवरी है उसके बेस से ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल लगा है, वो बेसल प्लेसेंटेशन। देन दी सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन के अंदर जो सेप्टा है उन सेप्टा के ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो इसमें ये ओवरी वॉल है, इसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स हैं और हर लॉक्यूल के अंदर सेप्टा के दोनों तरफ ओव्यूल्स लगे हुए हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स जिनको कि हम बताते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर है तो BR से डिनोट करते हैं, मेल फ्लावर है। व्हेन वी राइट द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ अ फ्लावर, मेल प्लांट को हम एक गोले के ऊपर एरो से डिनोट करते हैं, फीमेल फ्लावर को नीचे प्लस से डिनोट करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो एरो और प्लस दोनों होंगे। इफ़ द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक तो परसेंटेज का साइन लगा, जाइगोमॉर्फिक तो परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अगर ई ब्रैक्टिएट है तो EBR कहते हैं। अगर वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो गोले के अंदर प्लस बनाएंगे। अगर कैलिक्स फ्री हैं, पॉलीसेपलस कंडीशंस हैं, मतलब कैलिक्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो K से डिनोट करेंगे। और अगर गेमोसेपलस कंडीशन है तो उसके चारों तरफ ब्रैकेट बना देंगे हम। अगर करोला फ्री है तो खाली C बनाएंगे। और अगर गेमोपेटलस कंडीशन है तो हम C की चारों तरफ ब्रैकेट बना देंगे। अगर कोरोला क्रूसीफॉर्म है तो CX बनाएंगे। और अगर पेरियंथ प्रेजेंट है तो व्हेन वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी कैलिक्स एंड कोरोला, वो एक से दिखाई देते हैं तो उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। सो वी राइट कैपिटल P हेयर फॉर पेरियंथ। उसके बाद में एंड्रोशियम, अगर पॉलीएंड्रस कंडीशन है, व्हेन स्टेमन्स आर फ्री देन A बनाएंगे। और अगर एडल्फस कंडीशन है तो हम A के चारों तरफ ब्रैकेट बना देंगे। उसके बाद में अगर एंड्रोशियम सेपल से पेटल्स पर जुड़े हुए होते हैं, अगर एंड्रोशियम पेटल से जुड़े हुए हैं तो हम एंड्रोशियम और पेटल के
को कनेक्ट करते हुए एक ब्रिज बनाएंगे। ये कहलाती है एपिपेटलस कंडीशन। अगर पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं तो एपिपेटलस कंडीशन है, करोला से जुड़े हैं तो इसको एपीफिलस कंडीशन कहेंगे, और अगर पेटल्स से जुड़े हुए हैं तो एपीपेटलस कंडीशन कहेंगे। देन द गायनीशियम, व्हेन एपोकार्पस कंडीशन इज देयर, दैट इज द कार्पल्स आर फ्री, देन वी राइट ओनली G. If we make a line just beneath the G, then it denotes that the ovary is superior. Hypogynous condition ये बताता है। अगर उसके G के चारों तरफ ब्रैकेट है तो सिंकार्पस कंडीशन बताता है। अगर G के ऊपर लाइन है तो ये इंफीरियर ओवरी को डिनोट करता है। फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मदर एक्सिस बनाते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम 9.21, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म द मदर एक्सिस। फिर उसके बाद में हम 4 वर्ल्स ऐसे गोल गोल एक प्लेस को, मदर एक्सिस की सीध में एक प्लेस को सेंटर मानकर 4 गोले बना देते हैं। और मदर एक्सिस को हम एक बिंदी से डिनोट करते हैं। दिस इज़ द साइन फॉर सेपल्स, पेटल्स। सेकेंड वर्ल पेटल्स की होती है। पेटल्स में अगर नेक्टर्स हैं तो हम एक चंद्र बना देते हैं। उसके बाद अगर स्टेमिनोड हैं, दैट इज़ इफ़ द स्टेमन्स आर स्टेराइल, उनके अंदर पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं तो उनको हम स्टेमिनोड X से डिनोट करते हैं। अगर वो डाइथिकस है तो दिस इज़ द साइन ऑफ डाइथिकस। दिस इज डाइथिकस कंडीशन। दिस इज मोनोथिकस स्टैमन। उसके बाद मोनोकार्पिलरी ओवरी, मल्टीकार्पिलरी ओवरी। अगर पेटल्स के ऊपर स्टेमन्स जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस कंडीशन ये हो गई। अगर नेक्टर है तो ये हो जाएगा। अगर मोनोडेल्फस कंडीशन है तो सारे स्टेमन्स आपस में उनके फिलामेंट जुड़े हुए हैं तो मोनोडेल्फस कंडीशन इसमें दिखाई देगी। उसके बाद सिंजिनिशियस कंडीशन। Syngenicious condition is this, bicarpillary ovary is this. So this is the diagram. So you never forget to form the mother axis. So this is the way of drawing floral diagram, and these are a few things जो कि हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए बात करते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है 9.19 डायग्राम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि मदर एक्सिस, दिस इज़ द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस पर का से पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है और एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर कौन सा है। तो इस डायग्राम में आप देखें ये मदर एक्सिस है। मदर एक्सिस के सामने वाला जो पार्ट है वो है पोस्टीरियर पार्ट। अब उस पोस्टीरियर पार्ट में सेपल्स के एंड्स आ रखे हैं या सेपल्स के सेंटर है। पेटल्स के एंड्स आए हुए हैं, ये पेटल्स का सेंटर है। इसको मदर एक्सिस को हम एक बिंदु मानकर उससे सेपल्स की पोजीशन कैसे है, पेटल्स की पोजीशन, एंड्रोशियम और गायनीशियम की पोजीशन कैसे है वो देखेंगे। The posterior part is the part of flower which is towards the mother axis, and the anterior part of flower is the part which is away from the mother axis. So this is all about the description of flower in taxonomy. So this is